अस्सलाम वालेकुम। रिटेल प्लस वीडियो ट्यूटोरियल की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फार्मेसी के ऊपर मेडिसिन की स्टॉक की परचेजिंग एंट्री कैसे होती है, यानी हमारे पास जो सप्लाई आती है डेली बेस पे उसको रिटेल प्लस के अंदर इंटर कैसे किया जाता है। सप्लाई इंटर करने का मकसद ये होता है कि आपके पास जो नया सामान आया उसकी एंट्री की जाए ताकि उसका स्टॉक अपडेट हो जाए और पार्टियों का लेजर, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से हम वो माल ले रहे हैं उसके लेजर को भी मेंटेन किया जा सके। तो इस मकसद के लिए हमारे पास रिटेल प्लस के डैशबोर्ड के ऊपर परचेज इनवाइस का ऑप्शन है। आप यहाँ से भी परचेज इनवाइस ओपन कर सकते हैं या ट्रांजैक्शन के अंदर जाके परचेज के अंदर परचेज इनवाइस यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। परचेज इनवाइस ओपन करने के बाद सबसे पहले डेट आ जाती है, यानी कौन सी डेट को सप्लाई है, डेफिनेटली वो आई की डेट होगी। उसके बाद है सप्लायर, यानी किस डिस्ट्रीब्यूटर से ये स्टॉक आया। यहाँ पे हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम कहते हैं ए डिस्ट्रीब्यूटर, ए डिस्ट्रीब्यूटर। अगर इनकेस हमारे पास कोई सप्लायर लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम वो सप्लायर ऐड भी कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम नया सप्लायर ऐड कर देंगे। इस मकसद के लिए सबसे पहले हम सप्लायर का नेम लिखेंगे। मतलब हम कहते हैं जी गिट्सोल एंटरप्राइजेस, किस सिटी से ये बिलोंग करता है सप्लायर, सरगोदा। इस सप्लायर का हमने कोई सबका बैलेंस देना है या लेना है। अगर सबका बैलेंस हमने देना होगा तो यहाँ पे वो पैसा लिख के यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पेएबल। अगर लेना होगा तो वो पैसे लिख के यहाँ पे रिसीवेबल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई बैलेंस नहीं है तो हम इसको ज़ीरो कर देंगे। इसके बाद है डेटेड, इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस कौन सी डेट के मुताबिक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आज की डेट होती है। नीचे है रिस्ट्रिक्ट पीआई अपडेट आफ्टर डेज। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कहते हैं कि हमारी परचेज इनवाइस जो है ना वो इतने दिन के बाद अपडेट ना हो सके, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका ये ना हो कि आपका बंदा जो है, आप या आपका पुराना कोई भी एम्प्लॉय या जो भी आपका साथी है वो किसी इनवाइस को ओपन करके उसको अपडेट कर देता है, उसके अंदर सप्लायर चेंज कर देता है, कुछ भी कंडीशन चेंज कर देता है, जबकि आपने उसको अलाउ किया हुआ है अपडेट। तो उससे बचने के लिए आप डेज़ की लिमिट लगा सकते हैं कि इतने डेज से ज़्यादा जो परचेजिंग होगी वो अपडेट नहीं होगी। तो अगर आप इसमें ज़ीरो लिख देंगे तो अब ये अपडेट अलाउ कर देगा। अगर आप यहाँ पे डेज़ लिख देंगे 3 डेज़ या 100 डेज़ तो वो सिस्टम उतने डेज़ के बाद जो है उस डेज से पहले की जो इनवाइस होगी वो अपडेट नहीं करने देगा। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट एडवांस विदहोल्ड टैक्स परसेंटेज। इससे मुराद ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कितने % टैक्स चार्ज करता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप स्टॉक परचेज इनवाइस कर रहे होंगे तो आपको बारी बारी हर आइटम पे परसेंटेज देने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं कहता हूँ कि गिट्सोल एंटरप्राइजेज जो है हमारे से 0.50% जो है वो इनवाइस का जो है ना वो टैक्स काटता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद रिमार्क्स से मुराद ये है कि आप इस सप्लायर के रिलेटेड आप कोई भी रिमार्क्स लिख देते हैं। इनका मकसद ये होता है कि जब भी आप स्टॉक परचेज़ करेंगे या सप्लायर पेमेंट ऐड करने लगेंगे तो ये रिमार्क्स आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे हम कर देते हैं हाय दिस इज़ टेस्ट रिमार्क्स। तो जिस टाइम भी हम ये सप्लायर सेलेक्ट करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली ये रिमार्क्स वहाँ पे शो कर देता है, परचेज़ पे भी और सप्लायर पेमेंट पे। हम इस सप्लायर को ऐड कर देंगे। अब हम दोबारा यहाँ से टेस्ट करने के लिए रिमार्क्स हम यहाँ से सप्लायर लोड करते हैं। तो गिट्सोल एंटरप्राइजेज पे क्लिक किया तो ये जो हमने रिमार्क्स वहाँ पे दिए थे वो यहाँ पे आ गए। इन रिमार्क्स पे आप तब्दीली भी कर सकते हैं। आप इसको दोबारा तब्दीली करके अपडेट कर देंगे तो ये रिमार्क्स ओवरराइट हो जाएंगे। इसी तरह गिट्सोल एंटरप्राइजेज के नेक्स्ट यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है। इसका मकसद ये है कि अगर आपने कोई आई प्रोडक्ट बनाई है और वो इस सप्लायर के अगेंस्ट है तो जैसे ही हम सर्च करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट यहाँ पे सारी लोड कर देगा। लेकिन उन प्रोडक्ट के ऊपर ये सप्लायर अटैच होना ज़रूरी है, यानी प्रोडक्ट डेफिनेशन के ऊपर इस सप्लायर को हमने सेलेक्ट किया होगा। इसके बाद है एमओपी से मुराद ये है कि आपने परचेजिंग कैश पे की है या क्रेडिट पे की है। अगर हम क्रेडिट करेंगे तो आप इसकी ड्यू डेट भी लगा सकते हैं कि कौन सी डेट को इनवाइस की ओवर ड्यू होगी। अगर हम कैश करेंगे तो ऑटोमेटिक ड्यू डेट आज की हो जाएगी। इसके बाद है सप्लायर बिल नंबर से मुराद ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो इसकी इनवाइस आई है उसका बिल नंबर क्या है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप कभी भी इसको इनवाइस नंबर को आप वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपायरी के दौरान या किसी भी और मकसद के लिए आपका रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। इसके बाद है कैश इन हैंड से मुराद ये है कि अमाउंट पेड फ्रॉम से मुराद ये है कि अगर ये हमने एमओपी कैश लिखा है यानी हमने ये नकद ख़रीदा तो हमने किस अकाउंट से ये पेमेंट की है, कैश से की है, बैंक से की है, किसी भी कैश अकाउंट से की है।
अगर हम यहाँ पे MOP क्रेडिट कर देंगे तो उस सूरत में ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हम इसको क्रेडिट कर लेते हैं ताकि हम इसका लेजर भी टैली कर लेंगे। ये सारा कुछ करने के बाद हम F4 की शॉर्टकट की दबाएंगे या हम डायरेक्ट प्रोडक्ट नेम पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम आइटम को सर्च कर लेंगे, आइटम का नाम हम सर्च करेंगे, जैसे हम कहते हैं इज़ोमैक्स कैप्सूल। अब ये जो भी इज़ोमैक्स है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। हम जिस कैप्सूल की एंट्री करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा TP रेट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये परचेज़ कर रहे होंगे पैक के हिसाब से तो आप यहाँ पे TP रेट लिखेंगे पर पैक का। रिटेल प्लस के अंदर एक नया ये फीचर ऐड किया गया कि आप स्पेशली मेडिसिन फार्मेसी के ऊपर एक इशू आ रहा था कि आप समटाइम कस्टमर की डिमांड पूरी करने के लिए टैबलेट जो है वो साथ वाली शॉप से ले लेते हैं, तो उसको क्योंकि हम टैबलेट बाय कर रहे हैं 3 टैबलेट 4 टैबलेट, तो उसको एंटर करने के लिए हमने यहाँ पे पैकिंग टाइप का ऑप्शन दे दिया है। अगर हम इसको यूनिट करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसका पर टैबलेट का रेट अप्लाई कर देगा। जैसे ही हम इसका पैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैक का रेट अप्लाई हो जाएगा और कन्वर्जन फैक्टर भी पैक की आ जाएगी। जैसे ही हमने यूनिट का किया तो इसका TP रेट और रिटेल रेट भी पर टैबलेट का आ गया और कन्वर्जन फैक्टर भी 1 हो गया, यानी हम ये लूज में परचेज़ कर रहे हैं। तो हम क्योंकि अभी नई परचेजिंग कर रहे हैं तो हम इसको पैक कर देंगे। पैक के बाद हम यहाँ से TP रेट अगर चेंज करना चाहें, जैसे हमारे पास ये पहले आ रहा था 2.1588 का TP रेट और इसकी रिटेल ये थी और इसका मार्जिन ये % मान रहा था। हम ये रिकमेंड करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि जिस टाइम आप परचेज इनवाइस बना रहे होंगे तो आप TP रिटेल के बाद इस मार्जिन % को लाजमन नज़र में रखें। अगर आप इसको मद्देनज़र रखेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको प्राइस कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होगी। जैसे मैं इसको कह देता हूँ मेरी ये TP रेट है 200, तो हमारा मार्जिन ऑटोमेटिक चेंज हो गया 23.07। अब इतना मार्जिन तो हो नहीं होगा, डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं, जो ब्रांड्स की प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर तो 15% मार्जिन होता है। तो हम इस प्राइस की मदद से मार्जिन की मदद से हम मद्देनज़र रख सकते हैं कि क्या ये मार्जिन हमारा गलत है, ठीक तो नहीं है। तो जैसे हम यहाँ से TP रेट चेंज करेंगे तो हमें रिटेल भी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम रिटेल क्योंकि हम पैक में इंटर कर रहे हैं तो सेम इसी तरह हम रिटेल इंटर करेंगे पर पैक के हिसाब से। हम कहते हैं जी 262 रुपये इसकी रिटेल है। जैसे ही हमने रिटेल इंटर की हमारा मार्जिन ऑटोमेटिक उस हिसाब से हो गया। हम अगर हम 265 करेंगे तो हमारा मार्जिन और ज़्यादा होता जाएगा। जिस तरह रिटेल हम बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे हमारा मार्जिन भी उसी तरह ही इंक्रीज या डिक्रीज़ होता जाएगा। अब 255 पे हमारा मार्जिन होगा 16.7। तो आपने इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंटली मद्देनज़र रखना है। इसके बाद हम इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्वांटिटी पे आ जाएगा, यानी कितने पैक, क्वांटिटी से मुराद ये है कि कितने पैक हमने बाय किए। हम कहते हैं जी 6 पैक बाय किए। 6 पैक बाय करने के बाद हम टैब दबाएंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको बोनस में ले आएगा। बोनस से मुराद ये होता है कि आपको अगर कोई स्कीम मिली है 6 जमा 1 की, तो 6 पैक आपने बाय किए और 1 पैक आपको सैंपल या स्कीम में मिला तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। अगर नहीं मिला तो हम इसको 0 लिख देंगे। दोबारा टैब दबाएंगे तो आपको डिस्काउंट % पे ले जाएगा। इसका मतलब ये है कि बाद वक्त आपको 15 जमा 3% एडिशनल की स्कीम मिलती है। तो यहाँ पे जितने भी एडिशनल % में आपको डिस्काउंट मिला वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर नहीं मिला तो इसको हम सिंपली 0 कर देंगे। उसके बाद डिस्काउंट वैल्यू, अगर बाद अगर डिस्काउंट % में मिलता है या अमाउंट में 50 रुपये डिस्काउंट मिला, अगर % में मिला तो हम % में लिख देंगे। अगर अमाउंट में मिलेगा तो यहाँ पे हम अमाउंट में लिख देंगे। तो जैसे हम डिस्काउंट लिखेंगे हमारा नेट रेट कैलकुलेट होगा। ये कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे डिस्प्ले करने का मकसद ये है कि अगर किसी वजह से आपकी पैकिंग चेंज होगी है कंपनी की तो सिस्टम जो पुराना पैक साइज़ होगा वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। आपने इस चीज़ को लाजमन और देखना है कि हमारा कन्वर्जन फैक्टर क्या है। अगर आपका पैक साइज़ चेंज हो चुका है तो आपको प्रोडक्ट डेफिनेशन पे जाके पहले पैक साइज़ चेंज करना पड़ेगा, बाद में आप इसका स्टॉक एंटर करेंगे। वरना सिस्टम जो है अगर आप ये नहीं करेंगे तो सिस्टम इसका स्टॉक, हम مثلا 6 पैक कहते हैं तो सिस्टम ने 14 से मल्टीप्लाई करके उतनी ही टैबलेट स्टॉक के अंदर इंटर कर देनी है, कैप्सूल, क्योंकि हमने ये कैप्सूल सेलेक्ट किया। तो इस बात को मद्देनज़र रखना है कि हमारा मार्जिन और कन्वर्जन फैक्टर ये दोनों को आपने ज़हन में रख के ही स्टॉक फीड करना है। इसके बाद सेल टैक्स, कुछ ब्रांड ऐसे हैं जैसे प्लाटिनम या कुछ और ब्रांड है जो कि सेल टैक्स भी अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे हम % में दे देंगे कि कितने % सेल टैक्स हमारे पर लगाया जा रहा है। जैसे हम कहते हैं जी 18%, तो अगर नहीं लगा हुआ तो हम 0 कर देंगे। 0 करने के बाद हमारे पास अगर सेल टैक्स अमाउंट में है तो वो भी आप लिख सकते हैं। सेम इस तरह एडवांस टैक्स, क्योंकि हमने इस गिट्सवर्ल्ड इंटरप्राइजेज का डिफ़ॉल्ट टैक्स % 0.5 लगाया था, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एडवांस टैक्स बना के वो टैक्स अप्लाई कर दिया है यहाँ पे।
अगर हम इसको ज़ीरो कर देंगे तो वो टैक्स ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, अगर 2.50 करेंगे तो टैक्स ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जितने % भी टैक्स आपको लगाया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से एडवांस टैक्स, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। एक बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो इनवाइस के लास्ट पे टैक्स लगा रहे होते हैं 0.5% या 1%, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो आइटम बाय आइटम लगा रहे हैं। इसी वजह से हमने रिटेल प्लस के अंदर आइटम बाय आइटम एडवांस टैक्स लगाने की सहूलत दी है। इसमें एक और प्रॉब्लम आता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो एडवांस टैक्स बिफोर डिस्काउंट चार्ज कर रहे होते हैं और कुछ आफ्टर डिस्काउंट चार्ज कर रहे होते हैं। तो अगर हमने लेकिन आफ्टर डिस्काउंट यहाँ पे फार्मूला लगाया, क्योंकि एडवांस टैक्स होता है हमेशा नेट रेट पे, तो बेहतर तो यही है कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपके पास एडवांस टैक्स जो अप्लाई किया गया बिफोर डिस्काउंट लगाया गया या आफ्टर डिस्काउंट लगाया गया। अगर आप बिफोर डिस्काउंट लगाएंगे तो सिस्टम उस हिसाब से ही रिज़ल्ट थोड़ा सा डिफरेंट देगा। तो ये आपको पहले प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि जो एडवांस टैक्स लगाया गया है वो नेट रेट पे लगाया गया है या ग्रॉस रेट पे। ग्रॉस रेट से मुराद ये है कि बिफोर डिस्काउंट, और नेट रेट से मुराद है कि आफ्टर डिस्काउंट किस रेट रेशो पे ये टैक्स लगाया गया। तो हम कहते हैं 0.5% में टैक्स लगा। इसके बाद एडवांस टैक्स, अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन की समझ नहीं आ रही तो आप टैक्स अमाउंट में भी दे सकते हैं। ये एडवांस टैक्स अमाउंट इसलिए दिया गया। इसके बाद आप टैप करेंगे तो सिस्टम आपको बैच नंबर पे ले जाएगा। यहाँ पे हम बैच नंबर देंगे उस प्रोडक्ट का कि कौन से बैच की ये प्रोडक्ट है। हम कहते हैं बैच नंबर 1, 2 है। इसके बाद एक्सपायरी पे ले जाएगा। तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जो हमने वहाँ पे 1 साल की लिमिट दी थी उस हिसाब से प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, उस हिसाब से एक्सपायरी दे दी है। आप इस एक्सपायरी को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो इसकी एक्सपायरी डेट होगी वो दे देंगे। सारी एंट्री करने के बाद इनवाइस के ऊपर से आपने इस टोटल को देख लेना कि क्या ये हमारा टोटल और जो इनवाइस के ऊपर टोटल इस आइटम का दिया गया वो इक्वल है या नहीं है। इसके बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे एक आइटम ऐड हो जाएगा। हम अगर इन केस इस रो के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम चेंजेस भी कर सकते हैं। जो भी चेंजेस करना चाहें वो चेंजेस कर सकते हैं। लास्ट पे इस आइटम का टोटल आएगा। इसी तरह आप 1 बाय 1 सारे आइटम को एंटर करते जाएंगे। कोई एक हम प्रोडक्ट और कर लेते हैं। हम कहते हैं जी पैनाडोल है, एक पैक इसका आया। हम इसी तरह कहते हैं जी ओमेप्रा, ओमोल कैप्सूल है, 10 पैक इसके हैं। 1 बाय 1 प्रोडक्ट हम एंटर करते जाएंगे। पूरी प्रोडक्ट एंटर करने के बाद आपने इस अमाउंट को लाजमन नज़र में रखना है कि आपकी अमाउंट और नेट टोटल और डिस्ट्रीब्यूटर की जो इनवाइस है उसका नेट टोटल इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी इनवाइस प्रॉपर इक्वल हो के प्रोसेस हो चुकी है। अगर इस टोटल के अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है पैसों से ज़्यादा, यानी रुपयों में डिफरेंस आ रहा है, पैसों का तो राउंडिंग की वजह से डिफरेंस आ सकता है, हो सकता है कि कुछ चंद पैसों का फ़र्क आ रहा हो, फिर तो ठीक है। अगर रुपयों का डिफरेंस है या ज़्यादा डिफरेंस है तो आपने हर आइटम का टोटल 1 बाय 1 देखना है कि किस आइटम के अंदर क्या क्या टोटल आ रहा है। हो सकता है हमने पैक की क्वांटिटी गलत लिखी हो या रेट गलत लिखा हो, तो उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर किसी आइटम को हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। किसी आइटम के ऊपर हमको रिमार्क्स लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। सारी इनवाइस प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमने दिया है कि अगर आप इनवाइस ऐड करते हुए आप समझते हैं कि आपकी लाइट जा सकती है, आपका सिस्टम यूपीएस पे नहीं है, या एक्सीडेंटली क्लोज हो जाए, या आपने थोड़ी देर के लिए सिस्टम से उठना है, तो आप इस इनवाइस को होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने का फ़ायदा ये होगा कि ये इनवाइस जो आप सेव कर, जितना आप इस पे काम कर चुके हैं, ये ज़ाया नहीं होगा। अगर हमारा सिस्टम से हम उठ भी जाते हैं तो ये इनवाइस आपकी रिकॉर्ड में होगी, आप इस इनवाइस को प्रोसेस कर लेंगे। जैसे ही हम होल्ड करेंगे इनवाइस हमारी विंडो रिफ्रेश हो जाएगी और इनवाइस हमारी लिस्ट होल्ड लिस्ट के अंदर शो हो रही होगी। ये डिस्ट्रीब्यूटर का नाम शो होगा, इनवाइस बिल नंबर आ रहा होगा, इनवाइस डेट आ रही होगी और लास्ट पे टोटल भी आ रहा होगा। इस इनवाइस को हम रीओपन कर लेंगे तो एज इट हमारी जिस पोजीशन पे हमारी इनवाइस थी उसी पोजीशन पे दोबारा ओपन होगी हमारी इनवाइस। इनवाइस पूरी करने के बाद जिस टाइम आपका टोटल इक्वल हो जाएगा, पूरी इनवाइस फाइनल हो चुकी होगी, तो उसके बाद आपने इस इनवाइस को सेव करना है। उससे पहले आपने इनवाइस को सेव नहीं करना। यहाँ पे कुछ लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो इनवाइस को 2-3 पार्ट्स में सेव कर देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि कुछ हो गया इसको सेव कर देते हैं, बाद में इस इनवाइस को दोबारा ओपन करके इसके अंदर एंट्री कर देंगे। तो ऐसा करना बेहतर नहीं है। इस तरीके से इनवाइस सेव करने का एक नुकसान ये है कि जो आइटम आपने सेव करते हुए ऐड किए थे उनकी प्राइसेस अपडेट हो जाएंगी। जो आप बाद में आइटम उस इनवाइस को ओपन करके आइटम फिर ऐड करेंगे और बाद में उसको अपडेट करेंगे
तो उस सूरत में क्या नुकसान होगा कि उन आइटम्स का स्टॉक तो ऐड हो जाएगा लेकिन उनकी प्राइसेस अपडेट नहीं होगी। तो इसलिए हमने होल्ड का ऑप्शन दिया है। अगर आपने सिस्टम से उठना भी है तो आप उस इनवॉइस को होल्ड कर दें, जिस टाइम इनवॉइस आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप उसको तब कंप्लीट करके इसको सेव कर दें। तो यहाँ पे हम इनवॉइस को सेव कर देंगे तो ये हमारी एक इनवॉइस ऐड हो चुकी है। मज़ीद परचेज इनवॉइस लिस्ट के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी इनवॉइसेस हमने सेव किए हैं वो यहाँ पे सारी शो हो रही होंगी। अगर हम इस किसी स्पेसिफिक सप्लायर की इनवॉइसेस सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं गिरसोल इंटरप्राइजेज़ की, तो उसको सर्च करेंगे तो जैसे उसकी इनवॉइस आ जाएगी। अगर हम सप्लायर के अलावा कॉमन इनवॉइसेस सर्च करना चाहते हैं कि आज की डेट में हमने जितनी इनवॉइसेस बनाई हैं वो आ जाएँ, तो हम सर्च करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वही इनवॉइसेस आएंगी। इस इनवॉइस को रीओपन कर लेंगे तो रीओपन हो जाएगी। यहीं पे अगर इसके अंदर कोई तब्दीली करनी है, तब्दीली करके आप अपडेट कर सकते हैं। अगर ये इनवॉइस गलत हुई है तो आप इस इनवॉइस को डिलीट कर सकते हैं। अगर इस इनवॉइस का प्रिंट लेना हो तो यहाँ पे प्रिंट की कमांड दी गई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पूरी इनवॉइस का प्रिंट जनरेट हो जाएगा, जो भी हमने एक्सपायरी डेट और सारी चीज़ें दी है उसके मुताबिक। ये प्रिंट A4 इनवॉइस पे भी है और 3 इंच पे भी है, दोनों ऑप्शन है। आप जिस साइज़ का प्रिंट लेना चाह रहे हैं वही आप प्रिंट कर सकते हैं। 3 इंच पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 इंच की इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।